अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मेरे दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग एसबीआर के पेपर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एसबीआर आपका एक एसीसीए के प्रोफेशनल स्टेज का पहला एग्ज़ाम होता है और जनरली यही होता है और सबसे राइट स्ट्रैटेजी भी यही है कि जब भी आप प्रोफेशनल सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं तो आपका सबसे पहला पेपर एसबीआर ही बने। और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि आपका पहला पेपर एसबीआर क्यों होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने कुछ कॉमन रीजंस शायद सुनी हो कि एसबीआर के अंदर आपको लिखना आ जाता है। एसबीआर इज़ अ पासिबल पेपर। एसबीआर एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर अगर आप हैंड्स ऑन अच्छा काम कर लेते हैं तो आपको ट्रिपल ए के अंदर भी हेल्प मिलनी है। अगर आप एएफएम के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी एटलीस्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज, ओवरसीज ट्रांजैक्शंस की नॉलेज, एक्सचेंज रेट्स, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी पता लग जाती हैं कि आपको आंसर्स को स्ट्रक्चर करना आ जाता है कि आप बाकी प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा कर लेते हैं। एसबीआर के साथ, एसबीआर के फ़ौरन बाद एक पेपर होता है एसबीएल। तो अगर आपने एसबीआर कर लिया तो एसबीएल के अंदर भी बड़ी सपोर्ट मिल रही होती है, क्योंकि दोनों स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर एक बात कॉमन है और वो कॉमन ये है कि आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत क्लियरली। अब प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स के अंदर कहीं भी किसी की एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि आप ये बोलें कि यार बस मैं डेफिनेशन लिख के आ जाऊंगा और मुझे मार्क्स मिलेंगे। टेक्निकली बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे एसबीआर हो चाहे एसबीएल हो। दोनों के अंदर आपका जो एनालिटिकल लेवल होना चाहिए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, वो एक ऐसा लेवल होना चाहिए कि आप चीज़ों को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, एक्सप्लेन नहीं, बल्कि क्रिटिसाइज भी कर सकें। तो इस लेवल के पेपर है। इंशाल्लाह ताला हम इसकी बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हम सब लोग यहाँ पे मौजूद किस लिए हैं? हम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा करें कि यार गिवन टाइम जो हमारे पास मौजूद है इसके अंदर इस एसबीआर के पेपर को पास कर लें। और देखो, असल मज़ा ही यही है कि आप एसबीआर के पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास करें और मेजॉरिटी बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एसबीआर के पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही पास करते हैं। मैं आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा ही नहीं। वाई सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। लेकिन जाहिर सी बात है कि एसबीआर का पेपर एक प्रोफेशनल स्टेज का पेपर है। अगर आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अपने स्किल्स लेवल से अपने माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आज की जो सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं, मैं सबसे पहले आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर किसी का एसबीआर पास ना हो तो क्यों ना हो, यानी एसबीआर के अंदर ऐसा क्या है जो कि आपके बाकी स्किल्स लेवल के पेपर में नहीं था। एंड व्हाई डू आई से कि एग्जैक्टली यू नीड अ माइंडसेट शिफ्ट। आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना यू विल स्टे बैक। देखिए, सबसे पहले ना तो आपको एसबीआर के अंदर आने वाले एक चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट का रोल पता होना चाहिए, उसका पर्पस पता होना चाहिए। नाउ यू आर नो मोर अ बुक कीपर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। यू आर नो मोर जस्ट एन अकाउंटेंट हु समटाइम्स अप्लाई सर्टेन स्टैंडर्ड्स। यू आर नो मोर सच एन अकाउंटेंट हु ओनली नोज हाउ टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स। जैसे आप एफआर के पेपर के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक पढ़ते थे, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और उनको समझना आ गया। देखिए, इस सिनेरियो के अंदर, एसबीआर के सिनेरियो के अंदर एग्जामिनर की चाहत आपसे ये है कि यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एडवाइजर। I mean, you are someone who is probably working in a company on a senior position. You are someone who is working in an audit firm, in a consultancy firm on a senior position, and you are advising people on how to apply the corporate reporting procedures. आप यकीन करें कि आप इस पेपर के अंदर ऐसे इंसान तस्वुर किए जाएंगे जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, कंसोलिडेशन की, रिपोर्टिंग की ऐसी नॉलेज मौजूद हो जिनके पास, जो कि अगर कोई बंदा आपसे क्रिटिकल पाथ के ऊपर आके कोई एडवाइस मांगता है ना, तो आप उसको एडवाइस कर सकें। और आपकी एडवाइस इस लेवल की होनी चाहिए कि आप स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, रिपोर्टिंग की नॉलेज की डेप्थ तक जानते हो, उसकी अच्छाइयाँ भी जानते हो, बुराइयाँ भी जानते हो, दुनिया में होने वाला क्रिटिसिज्म भी उसके ऊपर जानते हो, ताकि आप सामने वाले को उसके अप्रोप्रिएट मैनर के अंदर एडवाइस कर सके। तो योर रोल इज ऑन अ सीनियर रोल, एडवाइजरी रोल है आपका। और क्योंकि आपका एडवाइजरी रोल है तो आपको नॉलेज लेवल भी इन डेप्थ चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहले तो एसबीआर के पेपर के अंदर आते ही आप एक चीज ये अपने दिमाग में बिठा लें कि इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। आप हर बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हुए ये नहीं सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड ने क्या कहा, बल्कि ये भी सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड ने ऐसा क्यों कहा। तो वाई के ऊपर फोकस बहुत होता है एसबीआर के पेपर के अंदर। और साथ साथ याद रखना कि एनीवन हु इज गिविंग एडवाइस मस्ट
शोकेस मस्ट शोकेस एक्सपीरियंस। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप किसी ऑडिट फर्म के अंदर हैं या किसी कंपनी के अंदर हैं, लेट्स से किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या हेड ऑफ अकाउंटिंग हैं या कोई सीएफओ हैं और आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी को एडवाइस करने जाते हैं ना, तो एडवाइस के अंदर एक्सपीरियंस झलकना चाहिए। अब सर मैंने तो किसी कंपनी में काम नहीं किया हुआ, मैं तो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस से आपकी मुराद क्या है? आपको एक्सपीरियंस इस बात का शो करना पड़ेगा, इतने सारे पास पेपर्स को प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस इस बात का शो करना पड़ेगा कि क्या दैट यू हैव सीन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, दैट यू हैव गॉन थ्रू द पेपर एफआर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर मैंने तो एफआर नहीं पढ़ा था तो क्या होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर एसीसीए में ही पढ़ा हुआ होगा तो आप एसबीआर का पेपर पास कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रायर नॉलेज होगी गालिबन, जिसकी वजह से हो सकता है आपका पेपर एग्जाम्प्ट हो गया हो, या वाकई में आपने एफआर का पेपर पढ़ा होगा हमसे। तो आपको इस लेवल ऑफ कैलिबर सामने वाले को दिखाना पड़ेगा जिसके अंदर ये बात झलके कि आप एफआर गुजारे हुए हैं, आप एफआर का पेपर गुजारे हुए हैं, आपकी उस लेवल के एक्सपीरियंस है, आपके लिखने के, आपके बात करने के तरीके से ये बात नजर आनी चाहिए। मैं एक बड़ी फेमस लाइन है, मैं हमेशा कहता हूं और मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि पहले दिन से ना इस लाइन को अपने साथ बांध लो। बल्कि मैं कहूंगा जिस रूम के अंदर तुम पढ़ते हो, जिस जगह के ऊपर तुम पढ़ते हो, जिस रजिस्टर के ऊपर तुम पढ़ते हो, जिस चीज के ऊपर तुम पढ़ते हो ना, वहां बड़ी बड़ी ये लाइन लिख लो अपने पास इस पर्टिकुलर पेपर के लिए कि देखो याद रखना, एसबीआर का पेपर पढ़ना मुश्किल है, पास करना नहीं। आप यकीन जाने एसबीआर का पेपर पढ़ना मुश्किल है। अभी जब हम ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों ने बोला सर एसबीआर ने टेंशन दी हुई है, एसबीआर का पेपर टेक्निकल है, क्रिटिकल है, टफ है। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं, मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए एसबीआर का पेपर ना पढ़ते हुए आपको ओवरवेलमिंग लगेगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए ना, एट द एंड ऑफ द डे आईएफआरएस 2 के अंदर आपने अपने लेक्चर्स वहां से स्टार्ट किए, तो आईएफआरएस 2 के अंदर ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो कि आपको समझ में ना आ रही हो? आईएएस 19 में कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ में ना आ रही हो? रॉकेट साइंस कोई नहीं है, लेकिन हाँ ओवरवेलमिंग जरूर है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका भी यही है कि फिर आपको इन डेप्थ लेके जाते हैं, वाई के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन व्हाट के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपको पढ़ते हुए ये ओवरवेलमिंग लगेगा। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं इंपेरिकल एविडेंस से आपको ये बात साबित कर सकता हूं, कितनी अटेम्प्ट्स और कितने हजार बच्चे हमसे निकल गए, मैं आपको बता रहा हूं ये पेपर पास करना आसान है। ये लिख के रख लें अपने पास कहीं ना कहीं, ये टैगलाइन लिख के रख लें अपने, जो ना गजनी की तरह है ना, यहाँ पे लिखवा लें, टैटू बनवा लें इसका, भूले नहीं ताकि आप। तो आपको ये मुश्किल थोड़ा सा अर्सा गुजारना पड़ेगा, पास आसानी से हो जाता है ये पेपर, ठीक है ना। और अगर आपने 12 साल पहले भी F7 पढ़ा हुआ रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप छोड़ दें इसको, टेंशन ना लें। अच्छा, जनरली हम ये इस बात को डिस्कस करते हैं ना कि भाई सर ऐसा तो नहीं है कि मिसाल के तौर पे एसबीआर के पेपर जब भी आप जाते हैं तो 100% पासिंग रेशियो एसीसी का आता हो, 49-50% ऑन एवरेज पासिंग रेशियो रहता है एसबीआर के पेपर का। सर एसबीआर के पेपर का अगर 50% पासिंग रेशियो रहता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है कि 50% ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग दिस पेपर राइट। सर व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट पीपल कॉमनली डू इन दिस पर्टिकुलर पेपर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर? सबसे पहली और फंडामेंटल मिस्टेक होती है दे स्टार्ट लेट और दे स्टार्ट स्लो। सबसे बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक। बहुत सारे बच्चे हम बोल बोल के थक जाते हैं, वीडियोस बना बना के थक जाते हैं, लेकिन ये बात बड़ी मतलब सरप्राइजिंग भी होती है और गलत भी होती है कि वो करते क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई लेट स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट करने, भाई आपका इससे पहली वाली अटेम्प्ट का पेपर हो गया ना, नेक्स्ट दिन से एसबीआर आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। उसूली तौर पे तो आपको एसबीआर स्टार्ट करना चाहिए है पहले से, यानी लेट्स से जब आप अपने स्किल्स का आखिरी लेवल का कोई पेपर दे रहे हो ना, आपको एसबीआर के कोर्स में एनरोल होकर थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आप फीलर ले लें। लेकिन चलो अगर बिल्कुल एग्जाम के बाद भी स्टार्ट किया तो फौरन स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा सर मैंने लेट तो मैं हो गया, अब क्या करूं? देखो अब एक दूसरी गलती ये ना करो कि तुम स्लो स्टार्ट ना करो, स्लो स्टार्ट ना करो। आपका जो मोमेंटम है ना पढ़ाई का, वो मोमेंटम शुड बी वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैंने अब मेरे हर रोज किसी ना किसी बच्चे का ना मैसेज आ रहा होता है और हम उससे बात कर रहे होते हैं, तो और अक्सर कोशिश करते हैं कि सबका रिप्लाई कर दें, लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ना अभी तक जो पहला लेक्चर है जहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं IFRS 2 या दूसरा लेक्चर है जहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं IAS 19, अभी तक उस पर ना एक कढ़ाई बना रहे हैं, वो बैठे हुए हैं उसके ऊपर।
मतलब क्यों बैठे हुए समझ में नहीं आ रहा सर, हम जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ना चाह रहे हैं, CID था ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे करके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? भाई देखिए, यू हैव टू बी क्विक। अगर आप अर्ली अपना मोमेंटम नहीं पकड़ेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू टुवर्ड्स द एंड, अभी से इस सेशन के अंदर आगे चलिए, मैं आपको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी बताऊंगा हाउ यू शुड बी गोइंग फॉर दिस पेपर, व्हाट शुड बी योर अप्रोच एंड हाउ यू शुड बी डूइंग दिस इन द रिमेनिंग टाइम पीरियड दैट यू हैव अवेलेबल। तो गलती ये ना करें कि अगर आपने लेट स्टार्ट कर भी लिया है तो स्लो स्टार्ट का शिकार ना बने। यू शुड बी क्विक विद योर स्टडीज। आप एक और बहुत बड़ी गलती होती है भाई, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं है, रूल्स याद कर लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे ही सिनेरियो चेंज होगा तो आप स्ट्रगल करेंगे उसके अंदर। देखिए ये बात याद रखिएगा, हम आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराते हैं, पास पेपर्स कराते हैं, लेकिन हर अटेम्प्ट एक नया सवाल लेकर आती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि इस आने वाली अटेम्प्ट के अंदर एग्जैक्टली वही सवाल आ जाए जो इससे पहले आया हुआ था। कभी भी नहीं होता प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर, कभी भी नहीं होता। इसमें कोई MCQs भी नहीं है कि रिपीट हो जाए, तो लाजिम तौर के ऊपर सिचुएशन नहीं आएगी। असल तो आपको स्टैंडर्ड्स की नॉलेज चाहिए, असल तो आपकी वो टेक्निकल नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि आप बदलते हुए सिनेरियोज के अंदर सिचुएशन को सॉल्व कर सके। अगर आप नहीं कर सकते ये काम, तो आप कौन से चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हुए? मतलब फजूल में बन गए ना, फिर तो हमारा नाम बदनाम करने के लिए बन गए ना। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर पढ़ना है, याद रखना है। बहुत बड़ी गलती मैंने पास्ट के अंदर, अपने पास्ट अटेम्प्ट्स के अंदर बच्चों को देखी है कि वो स्किपिंग करते हैं, स्किपिंग अपनी चलाते हैं। देखें, मैंने ना 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 14 साल के अंदर हजारों बच्चों के ऊपर, आप समझ लें हाथ साफ हो गया, हजारों बच्चों को पढ़ा लिया। तो मैंने इतने साल पढ़ा के आपके लिए एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर निकाला, एक डिजाइन निकाला कि मेरे हिसाब से अगर आप इस सीक्वेंस के अंदर अपने कोर्स को लेके चलते हैं तो दैट विल बी द ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। अब आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा ये काम करता है कि 14 साल की मेहनत को एक तरफ करता है और वो अपनी कोई स्ट्रैटेजी निकालने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे कुछ कहीं मैंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस ना स्टैंडर्ड के साथ करवाए हुए हैं, कुछ पास पेपर साथ करवाए हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो सवालात को शुरू में छोड़ देते हैं, कहते हैं यार सर ने बोला था जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चन सर ने करवाया हुआ है ना उस सेक्शन के अंदर, IAS 19 या IFRS 2 के अंदर रखा हुआ है या IFRS 13 के अंदर रखा हुआ है, हम इसको स्किप करके आगे निकल जाते हैं, बाद में आके पढ़ लेंगे। टुमारो नेवर कम्स बेटा, टुमारो नेवर कम्स। कोई वजह है कि मैंने वो सवाल वहीं पे रखा, बिकॉज मैं समझता हूं कि वो स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करने के लिए वो सवाल वहां पे जरूरी है। कोई बच्चा मुझे कहता है सर मैं IFRS 9, क्योंकि लंबा सबसे 770 पेज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 9, तो कोई बच्चा कहता है कि सर अगर मैं इतना लंबा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको आपने लेट्स से 10 लेक्चर्स के अंदर बाइफरकेट करके कवर करवाया, तो मैं काम करता हूँ इसको अभी स्किप कर देता हूँ, टुवर्ड्स दी एंड ले लूंगा। फजूल भाई, एक वजह है ना, मुझे नहीं पता कि IFRS 9 बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो मैं नहीं कर सकता था कि मैं उसको एंड में रख देता। भाई मैंने एक वजह है ना कि उसको एक जगह पे रखा, एक वजह है ना कि मैंने IAS 12 को एक जगह पे रखा। एक हर चीज की कोई ना कोई वजह है, और वो वजह मैं 14 साल के ऊपर लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके आपके लिए रेडीमेड प्रिपेयर करके आ चुका हूं। अब आप क्यों अपने ऊपर एक्सपोजर ले रहे हो? तो डू नॉट स्किप द लेक्चर्स, डू नॉट स्किप द सीक्वेंस, कोई स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी ये ना समझिएगा कि इसको अभी स्किप करके बाद में आके पढ़ लूंगा, कोई नहीं पढ़ता आके, तो ये कभी टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। तो अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग स्लो हो जाते हैं या कोर्स लेट कंप्लीट करते हैं, दे हैव द रॉन्ग फोकस। मेजॉरिटी बच्चों का, ये तो मैं कहता हूं हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स में से एटलीस्ट 45 to 50% बच्चे वही हैं जिनकी पहले दिन से उनकी कंप्लेन कह लो, उनकी अटेंशन कह लो, उनका सबसे बड़ा जिंदगी का प्रॉब्लम कह लो, वो ये होता है कि सर हमें आंसर लिखना कब सिखाएंगे आप? सर मैं लिखूंगा कैसे? फेयर ऑफ राइटिंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप ये मेरी वीडियो का ना हिस्सा रिकॉर्ड करके रख ले, कल मतलब 1 महीने बाद मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको वादा कर रहा हूं, ये मेरी बिल्कुल वादा है इंशाल्लाह ताला आपसे, दिस इज माई पिंकी प्रॉमिस। मैं आपको फॉर श्योर कह रहा हूं, SBR के पेपर में लिखना शुड नॉट बी योर फेयर। यकीन करें एग्जाम के अंदर ना बच्चों को रोकना पड़ता है कि भाई बस कर दे, इतना लंबा आंसर ना लिख, बस कर दे, दूसरा सवाल भी करना है भाई। मैं आप यकीन करें, प्रॉब्लम ये नहीं होता कि लिखा जा नहीं रहा, मेजॉरिटी टाइम्स प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों ने पूरा कोर्स कवर नहीं किया हुआ होता। तो क्योंकि पूरा कोर्स कवर नहीं किया हुआ होता, तो जब उनके पास कोई सिनेरियो चेंज या अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की हुई होती, तो लिमिटेड टाइम के अंदर उस स्कोप को निपटा नहीं पाते, याद नहीं आ रहा होता।
याद नहीं आ रहा हो, रट्टा मारा हुआ होता है ना। जो बच्चा इन सारी चीज़ों की वजह से अपने कोर्स को डिले करता है, वो रैटिफिकेशन के ऊपर जाता है, रट्टे के ऊपर जाता है। जब वो रट्टे के ऊपर जाता है तो जैसे ही सिनेरियो तब्दील होता है वो कहता है अबे यार सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। भाई मेरा काम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज देना है और ऐसी नॉलेज देना है कि आप दुनिया के किसी भी केस पे अप्लाई कर सके। लेकिन मैं अक्सर लोगों को मिसाल देके कहता हूं कि देखो स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर आप एग्जाम्पल्स को रेटिफाई करने चले जाएंगे कि इस सवाल में ऐसा होता है, इस सवाल में वैसा होता है, उस सवाल में वैसा होता है, शायद ये स्किल्स लेवल के पेपर में चल जाता हो, क्योंकि वहां पे फिर थोड़ी बहुत रिपीटिशन होती थी और एमसीक्यूज होते थे तो वो बार बार रिपीट होते थे। एसबीआर के पेपर में ऐसा नहीं हो सकता। आप छोड़ दीजिए पास पेपर की टेंशन में, आगे चल के आपको बता रहा हूँ पास पेपर कैसे होंगे। आप छोड़ दें कि आपको लिखना नहीं आता, आप छोड़ दें मेरे ऊपर मैं मॉक लूंगा, टेस्ट लूंगा, आपका सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप छोड़ दें इस बात को कि आपका टेस्ट होगा या नहीं होगा। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा डेली टेस्ट हो जाए? मतलब बेबी हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको कोई ऐसा फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगा, ऐसा मार्केटिंग प्रॉमिस करूं विच इज नॉट प्रैक्टिकल। चाहिए तो आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हो चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कोर्स कवर किए कराए बगैर मैं आपको टेस्ट और मॉक देना स्टार्ट कर दूं। ये एक फजूल स्ट्रैटेजी होती है। आई नो व्हाट टू डू, आई विल डू इट विदाउट यू इवन सेइंग इट। यू डोंट इवन नीड टू से इट। I will make sure that it is done. All right. So do not fear which you are not supposed to fear. You know, for what you are not supposed to fear. Don't do this. All right. Now, moving forward, at the end of the day, you see, you and I both are here so that you can pass this paper, ace this paper in your very first attempt. Now, you can only do that if you know what is in this paper. आपके इस पेपर के अंदर क्या क्या स्कोप कवर्ड है। तो मैं आपको कुल मिला के ये बताता हूं कि कुल मिला के कम से कम 5 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको इस पेपर में कवर करनी है। 5 things that you need to cover in this particular paper. 5 broad categories of areas you need to cover. सबसे पहले तो ये कि आपने इस पेपर के अंदर कवर करने हैं IAS और IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, विद द थिंकिंग कि आपको स्टैंडर्ड्स के पीछे का वाई पता होना चाहिए। देखें आज के ज़माने में आप ये बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत जल्दी से तब्दील हो रहे हैं। दुनिया की डायनामिक्स ऑफ बिजनेस भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो लाजिम तौर के ऊपर आपको स्टैंडर्ड्स के पीछे का वाई पता होना चाहिए, ताकि अगर आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाए या आपके स्टैंडर्ड की कोई इंप्लीकेशन आ जाए या उसके ऊपर एग्जामिनर क्रिटिसिज्म डिमांड कर ले तो आपको स्टैंडर्ड के पीछे का वाई भी पता हो। क्लियर होती है बात? ये फिजान ने एक सवाल पूछा है, सर कब तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए? आई लेट यू नो। ठीक है, तो मेरा इरादा ये है फिजान कि विल कीप द क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि बहुत सारी बातों का जवाब हो सकता है मैं आपका ऑलरेडी आंसर कर दूं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आई विल डेडिकेट सम टाइम। मैं आपके सिर्फ सवाल लूंगा, नो मैटर कितने वाहियात सवाल हों, बड़ा आपका भाई आंसर करेगा, डोंट वरी। लेकिन अभी मेरी बात सुन, फोकस करें इधर। मैंने आपको बोला ना, यू फेयर ऑफ रॉन्ग थिंग्स इज अ बैड स्ट्रैटेजी। आपको कितने अरसे में ये कोर्स कवर करना है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में है क्या। ठीक है ना? तो आपके पास 36-37 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इस कोर्स के अंदर, वन वे और दी अदर किसी टॉपिक के अंदर मिलके हैं, कोई सेपरेटली पढ़ाए जाते हैं। मतलब कंसोलिडेशन के अंदर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेट से लग जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन इटसेल्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कोई 36-37 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपने IAS और IFRS मिला के आपने मेरे साथ पढ़ने हैं, और हम फोकस करेंगे अपने वाई के ऊपर। बाय ऑल मीन्स ये आपके कोर्स का और कोर्स की कवरेज का मेजॉरिटी एरिया है, यही मेजॉरिटी एरिया है। क्लियर होती है बात? जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे बेटा तो IAS और IFRS के अलावा आपके पास कंसोलिडेशन है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, आपके पास 36-37 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो मैं एक साथ नहीं पढ़ाता। मेरी पढ़ाने की स्ट्रैटेजी हमेशा ये होती है कि मैं आपको सबसे पहले कुछ IAS और IFRS स्टार्ट करवाऊंगा, और जब 10-12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गुजर जाएंगे तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना फील कर रहे होगे कि यार मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है लेकिन मुझे पता नहीं है इन प्रैक्टिस कैसे आता होगा, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता होगा, ये एग्जाम के अंदर कैसे आएगा। तो हम आपको एंटर करवा देते हैं 10-12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद कंसोलिडेशन में, और फिर बाकी अकाउंटिंग, अच्छा फिर कंसोलिडेशन में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। फिर बाकी जो रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं हम उसको आफ्टर कंसोलिडेशन चलाते हैं, और ये सबसे ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी और बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो कि आपको फॉलो करनी है।
ठीक है ना, ये किसी पर्पस की वजह से मैंने ऐसा किया हुआ है। अदरवाइज आई कुड हैव डिजाइंड माय लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, माय कोर्स इन एनी मैनर, बट देयर इज अ पर्पस अटैच्ड टू एवरीथिंग। तो मैं आपको सबसे पहले वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा जो कि कंसोलिडेशन करने के लिए जरूरी हैं। कंसोलिडेशन इन इटसेल्फ का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपके एग्जाम के अंदर, अभी आगे चल के पेपर स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा, 30 मार्क्स का कंसोलिडेशन आता है आपके पेपर के अंदर, विच इज द हाईएस्ट नंबर्स फॉर एनी वन क्वेश्चन। तो जब आप कंसोलिडेशन के ऊपर जल्दी से आ जाते हैं तो उसका फायदा ये निकलता है कि आप 30 मार्क की प्रिपरेशन, और कुछ तो यहीं से कवर हो चुका होता है, आप अच्छे खासे मार्क्स को समझ लें फर्स्ट हाफ ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम आप कवर कर लेते हैं। फिर बाकी जो एरियाज हैं, बाकी आगे जो टॉपिक्स आगे बताने वाला हूं वो आगे चल के करेंगे। जब आप कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो बेटा याद रखना, कंसोलिडेशन अभी मैंने बता ही दिया, ये 30 मार्कर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर। अच्छा, कंसोलिडेशन ग्रुप अकाउंटिंग हो सकता है आपने पास्ट में इससे पहले ग्रुप अकाउंटिंग के बारे में कुछ सुना हुआ हो, यानी आपको बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑलरेडी पता हो, याद ना हो लेकिन पता जरूर हो। आपको पता हो कि एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरी एंटिटी के अंदर मिला दी जाती हैं, एमलगमेट कर दी जाती हैं, मर्ज कर दी जाती हैं। कैंसिलेशन ऑफ लाइक आइटम्स जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है कि गुडविल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, ये शायद थोड़े थोड़े आपने सुने हुए। तो ये जो हो जाती है आपकी बेसिक कंसोलिडेशन। लेकिन जो जो आपने पास्ट के अंदर गालिबन पढ़ा हुआ होगा बेसिक कंसोलिडेशन के बारे में, इस एसबीआर के पेपर के अंदर इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू कवर एडवांस कंसोलिडेशन। एडवांस कंसोलिडेशन के अंदर मल्टीपल एरियाज आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी एंटिटी को 2 स्टेप्स के अंदर खरीदा, पहले 20% खरीदा फिर 40% खरीदा, तो स्टेप एक्विजिशंस कैसे होंगी। मिसाल के तौर पे मैंने किसी एंटिटी को बेच दिया तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे चलती फिरती कंपनी को डिसकंटिन्यू कर दिया और वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में चली गई तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैंने किसी और कंट्री, भाई वॉर शॉर चल रही है, मैंने बोला कि भाई अब तो हम लोकल नहीं रहेंगे, मैंने यूएस के अंदर एक कंपनी को खरीद लिया। तो अगर मैंने यूएस के अंदर एक कंपनी को खरीद लिया तो फॉरेन सब्सिडरी का क्या करना है, ये बात करेंगे। अगर 2 कंपनीज मिलके आपस में कोई कंपनी बना रही हो, जॉइंट वेंचर बना रही हो, समझ रहे, OGDCL एक कंपनी है और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों ने मिलके एक नई कंपनी बनाई, यानी दोनों ने मिलके एक और नई कंपनी बनाई जिसके अंदर हिस्सेदारी पकड़ी और कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, एसोसिएट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, ये सब आप एडवांस कंसोलिडेशन के अंदर पढ़े होंगे। बात समझ में आ जाती है आपको। दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। बहुत सारे बच्चे अक्सर ये बात समझते हैं कि यार सर बेसिक कंसोलिडेशन तो वही है ना जो गालिबन हमने पहले पढ़ी हुई थी, वही है सर, तो फिर ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसको स्किप कर देते हैं। आप टेक्निकली 8 से 10 घंटे स्पेंड करने को कहते हैं बेसिक कंसोलिडेशन के ऊपर, यानी हमारे 3 से 4 दिन चले जाएंगे इसके अंदर। हाँ, तो आप क्यों मैं 8 से 10 घंटे लगाऊं कंसोलिडेशन के ऊपर, स्किप कर देता हूं। ये तुम ये स्किप करोगे तो तुम याद रखना तुम एग्जाम का 30 मार्क का सवाल भी स्किप करोगे। आप यकीन जाने मुझसे, बेसिक कंसोलिडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एडवांस कंसोलिडेशन। एसबीआर लेवल के ऊपर अगर तुम्हारी बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन याद आ गई ना मेरे हाथों, तो एडवांस कंसोलिडेशन तो मैं तुम्हें करा ही दूंगा बहुत आसानी से, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब लोग बेसिक चीजें भूल जाते हैं ना, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एडवांस कंसोलिडेशन इन 30 मार्कर क्वेश्चन आप 30% ऑफ योर पेपर बकवास कर देते हैं। कुल मिला के ये जो 2 एरियाज है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 एरियाज, ये समझ लें आपके कोर्स का 80% है ये 2 एरियाज, और आपके टाइम कंजम्पशन का भी 80% है। लेट्स से अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के प्लानर, अगर आप 8 हफ्ते पढ़ रहे हैं, अगर आप 12 हफ्ते पढ़ रहे हैं, लेट्स से 12 हफ्ते लगा लेते हैं विच इज अ मोर अप्रोप्रिएट सिनेरियो। तो अगर आप 12 हफ्ते पढ़ रहे हैं तो 12 हफ्तों का 80%, हाँ, यानी आप समझ लें कोई 7 से 8 वीक्स के दरमियान आ रहा होगा ये, ठीक है। तो अब 12 का 80%, यार अब मुझे मसला हो गया ना, मैं नहीं करूँगा तो मुझे, हाँ 9.6 दिमाग नहीं चल रहा था, तो आप समझ लें 9 to 10 वीक्स आपके इन्हीं 2 एरियाज में लग जाएंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, ये रियलिटी है। 80% कोर्स का कंटेंट इन 2 एरियाज से ही कवर होता है। बाकी रह गए आपके पास और कौन से टॉपिक्स हैं। इस पेपर के अंदर आप एथिक्स पढ़ेंगे। एथिक्स समझते हैं आप? एथिक्स समझते नहीं समझते आप लोग? एथिक्स समझते हैं? एथिक्स, तमीज, फ्री के लेक्चर से पढ़ने वाले लोग, पायरेटेड लेक्चर से पढ़ने वाले लोग कह रहे हैं हमें एथिक्स पता है। आपके हालात इस आइकॉन की तरह हैं जिसका सर नहीं है,
तो भाई एथिक्स का मतलब होता है इखलाकियात। इखलाकियात फॉर एन अकाउंटेंट, तो इखलाकियात फॉर एन अकाउंटेंट बड़ी फंडामेंटल चीज़ है। आपका याद रखिएगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल होता है ना, वो एक गवर्नेंस का रोल होता है, एक कानूनी हैसियत है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। हर एक की कानूनी हैसियत नहीं होती है। जैसे डॉक्टर्स की कानूनी हैसियत है, प्रोफेशनल्स हैं, हाँ। लॉयर्स की कानूनी हैसियत है, प्रोफेशनल्स हैं। इसी तरह अकाउंटेंट्स की भी कानूनी हैसियत होती है, क्योंकि ये कानून का काम करते हैं, एक निज़ाम है जिसको फॉलो करते हैं। एक आईएएस और आईएफआरएस एक स्ट्रैटेजी है जिसको वो फॉलो करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। सही है। तो आपका एथिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका एथिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मैं इसकी एक सिंपल मिसाल देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान या कराची में रहते हो, अल्लाह ना करे, तो अगर आप कराची के अंदर रहते हो, बाकी मुझे बताइएगा भी कितने लोग कराची के अंदर रहते हैं। हम शायद एक मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। तो मैं ये कह रहा था, अगर आप कराची के अंदर रहते हैं, तो आप कराची के अंदर, आपको पता है पुलिस वाले आपके साथ क्या करते हैं। अब लेट्स से आप पुलिस वाले, आप कहीं जा रहे थे, आपने लेट्स से आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। वैसे कराची के अंदर सीट बेल्ट पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप गाड़ी इतनी तेज़ चला ही नहीं सकते कि आपको अल्लाह ना करे सीट बेल्ट की ज़रूरत पड़े, बल्कि नुकसान होगा शायद आपका सीट बेल्ट पहनने के अंदर। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मिसाल के तौर पे आपका जो है ना, किसी पुलिस वाले ने रोक लिया और पुलिस वाले ने बोला कि भाई देख, मैं तेरा चालान कर दूंगा, मेरे को पैसे दे दे। आपने उसको, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, हराम है, आपने रिश्वत दे दी उसको और आप निकल गए। पीछे से खड़ा हुआ एक बंदा देख रहा था। उस बंदे ने बोला पुलिस वाले को जाके, यार तुम कैसे इंसान हो यार, कैसे बदतमीज आदमी हो यार, तुमने रिश्वत ले ली यार उससे, कानून तोड़ दिया यार, रिश्वत ले ली यार तुमने। उसने बोला, ए भाई बात सुनो, मैंने ली है ना, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी आवाम ही ऐसी है जो लेती रिश्वत है, चालान थोड़ी बढ़ता है, ये तो रिश्वत ही देता है मुझे। तो उस बंदे को सोचना चाहिए। अरे भाई, बंदे को क्या सोचना चाहिए भाई पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि मैं तो रिश्वत इसलिए लेता हूं क्योंकि आवाम देती है, आवाम को चाहिए सुधर जाए। भाई ये कौन सी लॉजिक हो गई। मतलब आप एक मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब ने गलत नमाज पढ़ा दी, इमाम साहब बोल रहे तुम लोग पीछे से देख नहीं सकते थे क्या, तुम लोग सही पढ़ा करो, मैं जैसे ही चाहे पढ़ूं। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, आप उस जगह के ऊपर हो ना, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो भाई। पुलिस वाला बोलेगा भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो भाई, आपने रिश्वत नहीं लेनी। वो सामने वाला तो ट्राई करेगा आपको रिश्वत देने की, आपने नहीं लेनी भाई। सेम गोज फॉर अकाउंटेंट्स, हम प्रोफेशनल्स हैं। तो भाई आपको तो मौका मिलेगा क्रिएटिव अकाउंटिंग करने का, मैं आपको बता रहा हूं। आप जब सीनियर हो जाएंगे, हमारी जैसी पोजीशंस के अंदर आ जाएंगे, आपको पता लगेगा, आपको इंसेंटिव्स ऑफर होंगे, आपको ऑडिट रिपोर्ट सही करने के लिए आपको बताया जाएगा कि आपको फलाना क्लब की मेंबरशिप मिल जाएगी, आपको लेट्स से फलाना ट्रिप मिल जाएगा, भाभी को जो है वो आप ऑडिट रिपोर्ट पास कर दें ताकि हमें हमारे शेयर होल्डर्स हमारी ना बजाएं, आप कल आप डिनर कर लें, आप ये कर लें, आप ये रियलिटी है भाई आपकी इखलाकियात ऐसी होनी चाहिए कि आप बोले कि नहीं भाई नहीं, मैं वो वाला पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता ये। तो ये इखलाकियात इंसान के अंदर आती कहाँ से हैं? ये इखलाकियात आपको सिखानी पड़ती हैं, याद दिलानी पड़ती हैं। वो तमीज़ जिसकी आप बात कर रहे थे, वो आपको याद दिलानी पड़ती है, उसके लिए हम एथिक्स पढ़ते हैं। और यकीन करें 2 days आर मोर देन इनफ फॉर दिस एरिया इंक्लूडिंग पास पेपर्स, आराम से हो जाएगा। एपीएम्स और इसके अंदर एमपीएम्स, आईएफआरएस 18 के बाद एक नया एरिया आया है। कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने के अंदर? 2 to 3 days मैक्सिमम। इसके अलावा एक नया एरिया बेटा अब आपके कोर्स के अंदर आ चुका है, जिस एरिया का नाम है सस्टेनेबिलिटी। क्या नाम है? सस्टेनेबिलिटी। आपको पता है ना, आपकी जिंदगी के अंदर पहले होते थे आईएएस, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर आए आईएफआरएस, और अब आ गए हैं सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत लंबी सेशन हो जाएगी। आई एम वेरी श्योर कि आप वो तो अभी सुनना नहीं चाहते, वो रेलेवेंट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आप ये बात ज़रूर समझ लें कि सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स आईएएस और आईएफआरएस के बाद तीसरी बिग थिंग आ चुकी है आपकी ज़िंदगी में। ये है आपकी ब्रॉड कोर्स आउटलाइन। ये 80% आप टाइम स्पेंड करेंगे इधर, 20% टाइम स्पेंड करेंगे इधर, और इन सारे के सारे एरियाज की जब तक आप एग्जाम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पास पेपर्स, टाइम्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर आंसर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इट वोंट टाई ऑल टुगेदर। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको जो भी नॉलेज मिल जाए, आपने तो पेपर पास करना है ना, वो पेपर पास होगा ही कैसे कि हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन देयर इज अ टाइम फॉर प्रैक्टिस, राइट? देयर इज अ टाइम फॉर प्रैक्टिस। एक बंदा है, वो बोल रहा है यार सर मुझे ना नेट्स में क्रिकेट खेलनी है।
मैंने बोला भाई क्या करते हो तुम? कहने लगा सर मैं चाहता हूँ मैं विराट कोहली की तरह बैटिंग कर लूँ। मैंने बोला सही है भाई, हम देख लेते हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करा देते हैं। उसने बोला हाँ सर चले सर। उसने टेनिस बॉल का बैट पकड़ा और बोला चल कराएं सर, मुझे हार्ड बॉल से बॉलिंग कराएं और थोड़ी फास्ट कराइएगा, मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे बेटा पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम इस बैट से खेल नहीं सकते, फिर तुम्हें एक किट पहननी पड़ेगी, तुम्हें ज़रा सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना तुम्हें लग जाएगी, तुम हर्ट हो जाओगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सेम गोज विद यू। भाई जब तक आप आईएएस और आईएफआरएस की नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप लेक्चर से नहीं गुजरेंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट नेट्स में ले जाके बगैर किट के खड़ा कर दूंगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपको लग जाएगी। आप समझ नहीं रहे बात को? क्या मैं आपको लगाना मतलब आपके लग जाएगी, आपकी लग जाएगी मतलब आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैं तो ये काम नहीं करवाना चाहता भाई आपके साथ। हाँ, तो इसके लिए आपको पहले तैयारी, बेसिक्स की तैयारी करना ज़रूरी है। जब ये कर लेंगे तो मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, आपके सर पे बैठ के आपको सवाल करवा के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आगे लेके चला जाऊंगा। ठीक होती है बात? इन सारी बातों के अंदर ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये कि देखो तुम्हें मेजॉरिटी टाइम लगाना किस टॉपिक के ऊपर है? तुम्हें लगाना है IAS और IFRS के ऊपर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार सर अगर मैं कंसोलिडेशन अच्छी कर लूँ तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। ये बात तो सच है कि अगर तुम कंसोलिडेशन अच्छी कर लो ना तो पेपर अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम कंसोलिडेशन अच्छी तब तक कर नहीं सकते जब तक कि तुम्हारी स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि FR की कंसोलिडेशन और SBR की कंसोलिडेशन में क्या फ़र्क है, तो एक ही फ़र्क है, एक फ़र्क है, बाकी सब बराबर है। एक ही तरीके से होती है कंसोलिडेशन, जैसे वहाँ होती थी वैसे यहीं होती, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट है, वो ये कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के सवाल में स्टैंडर्ड्स आते हैं। जो आप IFRS 2, IAS 19, IFRS 13, IFRS 16, 15 पढ़ रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड्स एक कंसोलिडेटेड सिनेरियो में लगाने पड़ेंगे आपको। F7 की कंसोलिडेशन के अंदर बेटा, F7 की कंसोलिडेशन में स्टैंडर्ड्स नहीं आते थे, स्टैंडर्ड्स नहीं आते थे। SBR के अंदर स्टैंडर्ड्स आएंगे कंसोलिडेशन। तो असल मेहनत तो हमारी कहाँ है? IAS और IFRS के ऊपर। अब लगभग अगर आप गिन भी ले, अच्छे खासे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं, पता नहीं 34, 35, 36 वॉट एवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। अब इसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप जिसको आपने FR में पढ़ा था, और जितना FR में पढ़ा था ना उतना ही रेलिवेंट है, आप वहीं से अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मेजॉरिटी इसमें से पढ़ाऊंगा जो मुझे लगता है कि SBR में एग्जामिन हो सकते हैं, लेकिन जितनी FR की नॉलेज थी ना उतनी बहुत है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। मिसाल के तौर पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे IAS 8 हो जाए, गालिबन 16 हो जाए, 20 हो जाए, 23 हो जाए, 37 हो जाए, 40 हो जाए, 41 हो जाए। गालिबन ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने आपको आपकी पहली क्लास के अंदर करवाए हैं, जिसका नाम है क्विक रीकैप ऑफ IAS एंड IFRS। और ये क्विक रीकैप है, बस इतना ही ज़रूरी है आपके लिए। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि SBR के पेपर के लिए इतने रेलेवेंट नहीं है, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस लाइक 0.5% है। तो मैं आपको IAS 33 के ऊपर फोकस करने को कभी नहीं बोलूंगा। मैं आपको IAS 10 आप देखेंगे सवालात के अंदर ऑटोमेटिकली मैं कवर करा देता हूँ। IAS 8 हो, जो कि IAS 8 हो, 2 हो, IAS 1 तो अब ख़त्म हो गया, IAS 1 की जगह अब IFRS 18 आ चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें IAS 28 एसोसिएट से कंसोलिडेशन में कवर हो जाता है। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको सवालात के दरमियान कोई टॉपिक पढ़ाते हुए कवर करवा देता हूँ, लेकिन उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। जितना FR में पढ़ा था ना वो काफ़ी है। लेकिन मेरे बच्चे एट द सेम टाइम बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि SBR स्पेसिफिक है, और आपने उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एट द वेरी लीस्ट 21 हमारे पास ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं जिनको हमने ना घोल के पीना है, ऐसे घोल के पीना है कि अगर लेट्स से आपको जो है ना, आपको रास्ते में जाते हुए आप कहीं से जा रहे हैं और आपको जो है ना पुलिस वाले ने रोक के बोला हाँ भाई किधर, IFRS 8 आता है तुमको? नहीं आता। तो आप बताएंगे IFRS 8 का मतलब ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होता है, और ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है? एक कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी है। कैसा कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी है? जिसमें 1, 2, 3 क्राइटेरिया मीट हो जाए। बात समझ में आ रही है? आपकी रात को अम्मी 3 बजे रात को उठा देना अगर सोते में से, और आपसे बोले भाई बताओ IFRS 16 में क्या बताया गया था, तो आप बोलेंगे IFRS 16 लीजेस है। लीज इज एन अरेंजमेंट इन विच देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व, एक लेसॉर होता है, एक लेसी होता है, फला 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 फला।
इस तरीके से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपके ख्वाबों के अंदर भी मैं नहीं आ रहा ना, अगर आपके ख्वाबों के अंदर भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही ना, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे। आप सो रहे होंगे ना, आपको मेरी आवाज़ आएगी। बेटा, किसी भी स्टैंडर्ड को समझने के लिए सबसे पहले उसका नाम समझना ज़रूरी होता है। आपकी ज़िंदगी का चैन उड़ाने आया हूँ मैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि जब आप ये मेहनत करेंगे तो आपका पेपर आसान हो जाएगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के करीब चले जाएंगे। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आपके माशरे में इज्जत होगी, आपको लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ये फ़र्क महसूस किया है। वंस यू क्वालिफाई, बिफोर यू क्वालिफाई यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, बट वंस यू क्वालिफाई आपकी इज्जत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और एसीसी में ना क्वालिफाई करने के लिए यू नीड द राइट स्ट्रैटेजी, यू नीड द राइट फोकस। सिर्फ बातें करने से, सिर्फ लेक्चर्स लेने से भी पास नहीं होगे भाई। मैं आपको स्ट्रैटेजी गाइड कर रहा हूँ, और मैं शायद आपको सिर्फ एसबीआर की नहीं, मैं आगे चल के आपको बाकी स्ट्रैटेजीज भी गाइड करूंगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, आपकी आगे की तैयारी होनी चाहिए। जब मैं छोटा था ना, मतलब अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, तो मैं हमेशा 1 स्टेप अहेड का प्लान बना के रखता था। फोकस अपनी टास्क के ऊपर ही करता था, लेकिन आगे का प्लान, यकीन करें। तो जब मैं अपने ज़माने में, हमारे ज़माने में एसबीआर नहीं होता था, लेकिन मैं जब अपने ज़माने का कोई पेपर पढ़ रहा था तो मुझे पता था कि नेक्स्ट मैंने प्रोफेशनल एग्ज़ाम कौन सा लेना है। उसके अंदर मैं यकीन करें, मैं तो सब पता होता था मुझे कि मुझे किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ूंगा, उसकी फीस की सब पता होता था मुझे। बिकॉज देन आई हैव अ ऑब्जेक्टिव ना। व्हेन आई हैव अ फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, आई वुड वांट कि यार किसी तरह ये टास्क निकले ताकि मैं उस पर जाऊँ। When you don't have any objective, तो फिर आप ना इस वाले को भी हल्का लेते हो। Don't do that, right? अच्छा, SBR स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेटा अगर हम बात करें तो ना बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। मैं सबको आप डिटेल में डिस्कस तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बातें आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे जैसे IAS 7 है। IAS 7 है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। IFRS 18 जो कि सबसे नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके कोर्सेज के अंदर और आपकी ज़िंदगी के अंदर, सबसे मेजर इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी के अलावा अभी जो दुनिया के अंदर है वो IFRS 18 का है। दुनिया के अंदर 1 जनवरी 2027 ऑनवर्ड्स सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंडेटरीली IFRS 18 के अकॉर्डिंग बनेंगी। अब आप बोलेंगे सर अभी तो 1 जनवरी 2027 आई नहीं है, अभी तो उसमें टाइम मौजूद है। तो बेटा अभी पढ़ोगे तो बाय द टाइम यू क्वालिफाई आप उन लोगों में से होंगे जो कि कंपनीज की हेल्प करेंगे IFRS 18 को अप्लाई करने के अंदर। दैट्स द सेंस, राइट? दैट इज वाई पढ़ाया अभी से जाता है, अप्लाई बाद में करवाया जाता है। किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा तो अप्लाई कौन करेगा? समझ में आती बात? तो IFRS 18 के आ जाने के बाद से IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट भी चेंज हो गया। जो पास में था वो अब नहीं रहा, फॉर्मेट चेंज हो गया। मैंने इसके लिए नया लेक्चर पढ़ाया है, न्यू लेक्चर मिलेगा आपको इसके लिए, ठीक है? अच्छा, आपको एक तो लेक्चर नया मिलेगा और इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह मैं लाइव सेशंस के अंदर आपको इसके पास्ट पेपर्स भी नए फॉर्मेट के अंदर करवाऊंगा। तो वी विल बी प्रैक्टिसिंग दिस इंशाल्लाह इन दिस पर्टिकुलर बैच। क्लियर होती है बात? फिर बहुत सारी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताते चलता हूं। जैसे IFRS 5 है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। मैंने ना इसके लिए नया लेक्चर रिकॉर्ड किया है और मैं न्यू लेक्चर इंशाअल्लाह अजीज आज की तारीख के अंदर अपलोड कर दूंगा। अच्छा, मैं करता क्या हूं? अपनी मर्जी से, आपके कहने से नहीं, अपनी मर्जी से मैं प्रीएम्प्टिवली, मेरा दिल चाहता है ना कोई चीज़ के मैं उसको नया करके पढ़ा दूँ तो मैं नया करके पढ़ा देता हूँ और उसका लेक्चर अपडेट कर देता हूँ। और मेरा तरीका ये होता है कि जिस लेक्चर के साथ मैं N लिख दूँ ना, N, तो इसका मतलब वो न्यू लेक्चर्स है। अच्छा, मैं प्रीएम्प्टिवली करता हूँ और अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं दूसरी बात ये भी बताता हूँ, अपनी मर्जी से करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुझे जो है ना मैसेज करके बोलेंगे सर क्यों ना ऐसा कर लें कि और सुबह तक आप नया पढ़ा दें IFRS 9। ऐसा नहीं, आपके कहने से नहीं। देखिए, आई नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। आई वुड नेवर वांट कि आप मुझसे पढ़ें और फेल हो जाए। आई विल नेवर वांट दैट, राइट? तो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ, मैं टाइम लेके करता हूँ और अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके करता हूँ और टेक्निकल करता हूँ। हमेशा याद रखना, अगर आप मेरे से पढ़ने आ रहे हैं SBR, तो आई ऑलवेज ट्राई टू बी डिफिकल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट कि मैं टेक्निकल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज ऊपर से सब कुछ पढ़ सकते हैं आप कोई किताब खोल के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको तसल्ली से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ताकि अल्लाह ना करे अगर कल को आप भी किसी को पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सके।
आप समझ गए कि मैंने क्यों बोला कि अल्लाह ना करे, लेकिन आप समझ गए। तो मैंने IFRS 16 के नए लेक्चर्स डाले हैं। IFRS 5 आज की तारीख के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं नए लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। अगर मेरा किसी और एरिया के अंदर मुझे, जैसे IFRS 18 न्यू लेक्चर्स हैं, IFRS 19 बिल्कुल ब्रांड न्यू लेक्चर्स हैं, IFRS 8 बिल्कुल न्यू लेक्चर्स हैं। अगर मुझे किसी और चीज़, IS 7 के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मुझे कुछ लगा कि यार देखो यार ये कॉन्टेक्स्ट ना इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे कर देना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ। बट आई विल टेल यू प्रीएम्प्टिवली राइट नाउ नथिंग मोर इज प्लान्ड, और अगर कुछ प्लान्ड है तो वो लाइव सेशंस के लिए प्लान्ड है, अदरवाइज फिलहाल अभी कोई और प्लान नहीं है अदर देन IFRS 5। ठीक होगी बात ये। तो इन एरियाज के ऊपर हम फोकस करेंगे। कुछ एरियाज तो ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्रिपरेशन के वक्त में, जैसे IFRS 16, 18, 15, 13, IFRS 2, IS 19, IS 12, 21, IS 36, IFRS 9। ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किए ना, ये तो ताबड़तोड़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। यानी इनके ऊपर आपकी ग्रिप ऐसी, यानी अगर ये स्टैंडर्ड्स दुनिया में ना होना तो मैं समझता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोई प्रोफेशन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर टेक्निकल कुछ बचा ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। तो ये वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से आप एक चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट माने जाएंगे। तो इनको तो घोल के पीना है आपने। और घोल के पीने का मतलब ये नहीं होता उसको सो जाएं उसके ऊपर ना। आप बोलेंगे सर अब तो मैं ना सोच रहा हूँ 2 साल के अंदर इस पेपर को पढ़ता हूँ, बोलो नहीं भाई ये नहीं कह रहा मैंने आपको घोल के ही पढ़ाया है, बस आप लेक्चर्स ले लें, खुदा के लिए लेक्चर्स ले लें, ठीक है। अच्छा, इन सारी बातों के अंदर आप ये ना भूलिएगा कि देखें आज के ज़माने में जो स्टैंडर्ड्स की दुनिया का नया रेवोल्यूशन है ना, वो सस्टेनेबिलिटी है भाई। 2 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि अभी तक आ चुके हैं आपके कोर्स दुनिया में भी और आपके कोर्स में भी। IFRS S1 जो कि जनरल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करता है, IFRS S2 जो कि IFRS S1 को देखते हुए स्पेसिफिकली क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के ऊपर बात करता है। आगे चल के और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स भी आएंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक आएंगे, इशू स्पेसिफिक आएंगे। फिलहाल अभी 2 ही सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम अ करंट इशू पॉइंट ऑफ व्यू। ये नई चीज़ है आज की तारीख में। सारी दुनिया के अकाउंटेंट्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल लाइफ में मैं खुद भी सबसे ज़्यादा हम जो मेहनत कर रहे हैं ना वो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज ये अभी तक इंटेंसली अप्लाई नहीं हुए हैं। तो ये हो रहे हैं, अप्लाई हुए नहीं हैं। तो बहुत, यानी अभी मुझे उस दिन बता रहे थे सरसाद अल्ताफ की इंशाल्लाह भी इसकी बाद फ़ौरन बाद SBL की ओरिएंटेशन भी है। तो वो सरसाद अल्ताफ मुझे उस दिन बता रहे थे कि वो किसी पार्टनर से मिले, वो जो है वो एक फर्म के नाम तो नहीं लेना चाहिए, बिग 4 फर्म के थे। तो उन्होंने बोला हम खुद अभी पढ़ रहे हैं इसको कि किस तरीके से होगा अप्लाई। तो आप लोग वो हैं जिनको ना जाहिर सी बात है फर्म लेवल की नॉलेज तो नहीं मिल रही, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको एक अच्छी ग्रिप मिल जाएगी दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। अकाउंटिंग बोले तो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर IFRS S1 और S2 दोनों की इस कोर्स में मिलेगी। अच्छी बात क्या है कि आज तक के SBR के कोर्स में कोई बहुत डिटेल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आगे चल के जब कोर्स चेंज होगा, BSR हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। तो IFRS S1 और S2 के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। यहाँ से आगे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हाउ डू यू एक्चुअली मेक श्योर कि दैट यू कंप्लीट योर कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आस्क मी, एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ना आई वुड ऑलवेज से कि यू शुड बी स्टडीइंग SBR फॉर 6 मंथ्स, यानी एक अटेम्प्ट पहले आपको ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जाहिर सी बात है, वो अगेन ये मैं समझता हूँ ये टीचर्स की गलती है कि वो आगे दिखाते ही नहीं है बच्चों को। जब तक आप आगे देखेंगे नहीं ना कि आगे है क्या, तब तक आप प्लान नहीं कर सकते। और एक मशहूर कहावत है मैनेजमेंट के अंदर, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। और जैसे बजट्स के बारे में भी कहा जाता है, कंपनी विदाउट अ प्लान यानी अ कंपनी विदाउट अ बजट इज जस्ट लाइक अ शिप इन अ डार्क सी सर्चिंग एन आइसबर्ग टू हिट। आप एक ऐसी अंधेरे समंदर के अंदर ऐसी शिप की तरह है जिसके पास रेडार नहीं है। यानी अगर आपके पास रेडार नहीं है, आपको नहीं पता कि आगे क्या चल रहा है और आप एक शिप चला रहे हैं, तो टेक्निकली यू आर सर्चिंग एन आइसबर्ग। आप एक पत्थर को ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह वो आए, उससे टकराए और मर जाए। यू नीड टू हैव अ प्लान। तो आइडियली तो 6 मंथ्स की प्लानिंग होनी चाहिए SBR के लिए। भाई वो नहीं हो सकती, हम कहते हैं भाई 3 मंथ्स के अंदर आ जाए। अच्छा, जब बच्चे SBR 3 मंथ्स के लिए पढ़ने आते हैं तो इसका मतलब उनको 11 to 12 वीक्स मिलने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के स्टूडेंट सर वो भी टाइम पे पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। हम थोड़ी पढ़ेंगे सर रमज़ान है, सर ईद है, सर बकरा ईद है। अच्छा, आप रमज़ान में क्या कर रहे होते हैं? कुछ भी नहीं कर रहे होते, आवारागर्दी कर रहे होते हैं। सर अभी रिजल्ट तो आने दें सर, फिर पढ़ना स्टार्ट करूँगा ना। बच्चे हो क्या भाई? बच्चे इंटर के रिजल्ट आ रहा है क्या? कैसी बातें करते हो ये तुम लोग?
इंटर का रिजल्ट आ रहा है जो उसके लिए वेट करके कॉलेज में एडमिशन लोगे, भाई ऐसे थोड़ी होता है यार। भाई आप लोग तो प्रोफेशनल्स है ना, आपका काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या तो आप नहीं हैं, आप बीच की चीज नहीं है, सिंपल बात है। तो अगर आपने क्वालिफाई करना है तो यू नीड टू प्लान अहेड, तो आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, इन एनी केस आपको राइट टाइम पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए भाई। अब मैंने प्लानर किसके हिसाब से बनाया, मैंने बोला भाई देखो 6 मंथ्स पढ़ने वाले लोग प्रो लेजेंड, पूरे राइट टाइम पे पेपर स्टार्ट करने वाले लोग लेजेंड। लेकिन अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि आम आवाम है, आप लोग हैं, तो आप तो आम आवाम है ना, तो आपके पास होंगे भाई 8 से 9 हफ्ते सिर्फ, है ना। तो आप आपके लिए बात करते हैं, अगर आपके पास 8 से 9 हफ्ते हैं तो आप एक प्लानर यू बना सकते हैं कि पहले 3 वीक्स के अंदर, यानी वीक 1 2 3 आप आईएएस और आईएफआरएस कवर करेंगे जो कि कंसोलिडेशन से पहले आते हैं, यानी बिफोर ग्रुप अकाउंटिंग। मेरा अंदाजा ये कहता है कि अगर आप 3 वीक्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब 21 डेज हुए। अगर आप 21 डेज में हर रोज 3 घंटे पढ़ें, और याद रखना तो आपको ऐसा 21 मल्टीप्लाई बाय 3 कर ले 63 हो जाएगा आपके पास, आप 63 आवर्स कवर कर लेंगे। अच्छा, मैंने अज्यूम किया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं 1.5x के ऊपर, कुछ तो हमारे माशाल्लाह प्रो मैक्स होते हैं, वो पढ़ते हैं सर मैं तो 2x पे आपके लेक्चर्स पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप 2x के ऊपर पढ़ेंगे? नेवर। यस आई डू से कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मतलब 1.25 कर लो, 1.5 कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है यार ये टेक्निकल हो जाएगा, तो भाई फिर 1.25 तक ही रखें, लेकिन दिस इज़ द मैक्स। तो मैं कहता हूँ अगर कोई 1.5x का मैक्स लगा लें, जब भी याद रखिएगा अगर आप 1.5x पे कोई लेक्चर सुनते हैं ना, तो आप 1/3 टाइम सेव करते हैं। लेट्स से अगर 1 घंटे का लेक्चर है, 60 मिनट्स का लेक्चर है, और आपने उसको 1.5x पे सुना, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट्स को आप 40 मिनट्स में कवर करेंगे, यानी आपने 1/3 33% टाइम बचा लिया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 63 आवर्स 0.67 के बराबर है, ये 63 आवर्स 0.67 के बराबर है, यानी इतना आपने पढ़ा 1.5x के लेक्चर्स के ऊपर। तो टेक्निकली 63 डिवाइड बाय 0.67 करें तो आपने कोई 94 आवर्स के लेक्चर्स की वर्थ आप कवर कर सकते हैं। मैथ देखिए आपने, लॉजिक देखिए आपके भाई की, यानी अगर 94 आवर के लेक्चर्स हों, आप हर रोज 3 घंटे पढ़ें और 1.5x मैक्सिमम अपने लेक्चर्स को सुनने हो, तो आप 94 आवर्स के लेक्चर्स कवर कर सकते हैं 3 वीक के अंदर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे ये शुभा भी होता है कि लेट्स से सर ऐसा क्यों नहीं है कि सर SBR हम 20 आवर्स में कर लें, 30 आवर्स में कर लें। ठीक है, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ, ये फजूल मिथ है कि जितने छोटे लेक्चर्स होंगे ना उतने अच्छे लेक्चर्स होंगे। ये फजूल बात है, फजूल तरीन बात है। अगर आपने गलती से पेपर पास कर भी लिया, वैसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपने गलती से कर भी लिया, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, फॉर अ पेपर लाइक SBR स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, बाकी सब की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आपकी इंटेंशन ये है कि यार बस छोटे लेक्चर्स में तो मैं पेपर पास हो जाएगा, ये फजूल बात है। CFA इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अगर कोई बच्चा अपने लेवल 1 के लिए यानी किसी भी लेवल के लिए जा रहा है, तो CFA इंस्टीट्यूट कहता है 300 घंटे की आपको टाइम देना चाहिए एक लेवल को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, अगर इंस्टीट्यूट 300 घंटे कह रहा है ना, तो हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम 400 घंटे पढ़ेंगे। एक लेवल का एग्जाम देने के लिए 400 घंटे पढ़ते हैं लोग। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस है ना भाई आपके लिए तो अभी SBR ही CFA है, आपके लिए तो यही पेपर मुश्किल है। जब वहां तक पहुंचेंगे तो तब की तब देख ली, आज तो आपके लिए यही मुश्किल है। तो भाई मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। अगर 100 आवर्स का SBR का कोर्स है, 100 ऑड आवर्स का SBR का कोर्स है, तो भाई दैट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट इट यार। आप कोई पहले इंसान थोड़ी सब करते हैं यार, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो बन जाएंगे भाई। अगर मुझसे कोई बंदा बोले कि यासिर भाई अपनी ज़िंदगी के 100 घंटे दे दो, मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दूंगा, तो मैं नहीं बोलूँगा क्या? मैं बोलूँगा यार बेहतरीन काम है यार, 100 घंटे कुछ भी नहीं होता, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमें तो 3 महीने मिलते हैं ये काम करने के लिए, कुछ भी नहीं। तो ये मिथ जो है ना अपने दिमाग से निकाल दें कि आप घंटे 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 गिनते रहते हैं। अक्सर जब आप रिकॉर्डिंग्स पे पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे होते हैं बाय द आवर्स दैट यू सी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका हो जाता है। खैर, 3 हफ्ते के अंदर आप फर्स्ट एरियाज कवर करें,
फिर अगले 2 वीक्स के अंदर स्ट्रिक्टली आप पूरी कंसोलिडेशन कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस, जिसमें एसोसिएट, जेबी, कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ कवर हो जाना चाहिए अगले 2 हफ्ते के अंदर। ये आपके 8 में से या 9 में से 5 हफ्ते हो गए। फिर थोड़ा हल्का करें। इन वीक 6 और 7 के अंदर अपने एथिक्स, एपीएम, सस्टेनेबिलिटी सब कुछ निपटाएं। ज़रा सी प्रैक्टिस देख लें, अगर कर सकते हैं तो कर लें। कोशिश करें एग्जाम से आइडियल केस आपके लिए ये है कि आप 2 वीक्स बिफोर योर एग्जाम अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें। 2 वीक्स बिफोर योर एग्जाम योर कोर्स शुड बी कंप्लीट। अगर आपको 2 हफ्ते मिल गए ना, जिसके अंदर आपने दबा के प्रैक्टिस कर ली, तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। अगर आपने सही से पढ़ा, मोर देन इनफ है आपके लिए पूरे एसबीआर के कोर्स को रिवाइज करना और पास पेपर्स करने जो एंड के होते हैं और लाइव सेशंस अटेंड करने। ये आराम से आखिरी 10 दिन 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। लेकिन देखिए ना, जो शुरू के 7 हफ्ते ना मुश्किल है। अगर आप थोड़ा पहले स्टार्ट कर देंगे पेपर पढ़ना तो और आसान हो जाएगा, और पहले स्टार्ट कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि भाई आप कौन सी कैटेगरी के इंसान हैं। आप इस कैटेगरी वाले लोग हैं या इस कैटेगरी वाले लोग हैं या इस कैटेगरी वाले लोग हैं। जैसे जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्या करें ऐसा कि देखें, क्या कुछ तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना यार पेपर पास करने के लिए। कुछ तो असल करेंगे ना। क्या करें ऐसा कि पेपर पास हो जाए। कुछ काम करने के हैं, कुछ काम नहीं करने के हैं। क्या काम नहीं करने के हैं मेरे प्यारे बच्चों? मिसाल के तौर पे एक सबसे बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक ये हो सकती है कि आप जो है ना इस पेपर को एफआर की तरह चला लें। एसबीआर के अंदर ना आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप अपना दिमाग भी अप्लाई कर सकें। सिर्फ कैलकुलेशन से ये पेपर नहीं निकल सकता। एसबीआर में तो कैलकुलेटर की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती नहीं है। शायद ना भूल के भी चले जाओ ना तब भी पेपर पास कर लोगे। तो एसबीआर इज़ मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग पेपर, नॉट अ कैलकुलेशन पेपर। एक बहुत बड़ी गलती ये हो सकती है कि आपको जो डिफ़िकल्ट एरिया लगे ना थोड़ा सा, आप उसको स्किप कर दें। मेजॉरिटी बच्चे, बेवकूफ़ बच्चे ये करते हैं कि IFRS 9 और इवन IFRS 16 जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि मुश्किल नहीं है, लेंदी है, मुश्किल नहीं है, इनको स्किप करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये कभी ना करना। जो चीज़ देखो जितनी मुश्किल है ना उसको उतना जल्दी कर लेना चाहिए। मैनेजमेंट पढ़ाते हैं ना हम लोग, तो मैनेजमेंट के अंदर ना एक कहावत है, मैं राइटर भूल गया, आई डोंट नो कि किसकी कहावत है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, लेकिन एक कहावत है मैनेजमेंट के अंदर क्या हम कहते हैं, ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग्स। फ्रॉग समझते हैं? फ्रॉग को उर्दू में क्या कहते हैं? मेंढक। तो ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग्स। फ्रॉग कितना गंदा सा होता है ना, मच्छर खाता है, अजीब सा होता है फ्रॉग। अगर आपने कभी रियल में देख लिया ना तो उसको मतलब उसको देख के अजीब लग रहा हो, तो अब कहते क्या यार, जा निकल यार। तो मैनेजमेंट के अंदर ना अक्सर जब हम कभी बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, जब काउंसिल करते हैं तो हम कहते हैं कि यार ईट द फ्रॉग, यानी जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिससे तुमको परेशानी हो रही है ना उसको सबसे पहले खा लो, ख़त्म करो बात को। ये अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को पढ़ाते हैं, अपने जूनियर्स को पढ़ाते हैं कि यार हैव डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस। तो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस का उसूल है ईट द फ्रॉग। जो सबसे मुश्किल बात है ना वो सबसे पहले कर लो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी मिसाल लेके बताता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था ना, मतलब वही 1-1.5 साल पहले की बात जो मैं बता रहा हूँ। तो 1-1.5 साल पहले जब मैं छोटा था तो मैंने जो है ना, असल में सच बात ये है कि कभी ज़िंदगी में ना किसी से कोई तरतीब से कॉस्टिंग नहीं पड़ी थी, तो मुझे उससे डर भी लगता था। अक्सर जब आप छोटे होते हैं, आप भी याद करें, क्योंकि आपने अपनी इनिशियल लेवल्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़्यादा पड़ी हुई होती है, डेबिट क्रेडिट से मज़ा आया हुआ होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर वाकई में आप ACCA या CA के अंदर जाते हैं। तो आप जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरी ज़्यादा बेहतर थी, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था, मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं था, मुझे डर लगता था उसके अंदर। तो आप यकीन करें, मुझे जो है ना मेरे घर वाले या मेरे लोग छेड़ते थे कि यार जो है ना तुम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना PhD कर लो, मतलब हटाने के लिए कहते थे। जो मेरी हट गई, फिर जब मेरी हट गई ना तो मैंने सबसे ज़्यादा, यानी इवन जो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना इससे भी ज़्यादा मेहनत मैंने अपने मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पेपर्स के अंदर किए। मतलब ईट द फ्रॉग है ना। मैंने बोला अबे यार ऐसी की तैसी दुनिया में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है कि यार जब इंसान कर ही ना सके, जब बाकी कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, उसके लिए होता ही है कि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी,
नेचुरल नहीं था ना। तो जब नेचुरल नहीं था तो मैंने मेहनत ज़्यादा करी, मैंने मेहनत ज़्यादा करी तो अल्टीमेटली ज़्यादा सक्सेस मैंने हमेशा मैनेजमेंट के पेपर्स के अंदर पाई है, पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रादर देन की रिपोर्टिंग। भाई ये होता है, जो उससे फिर कॉस्टिंग पढ़ता है फिर उसका अलग एटीट्यूड हो जाता है भाई कि मतलब सही, मैं तो जिस तरह ये पढ़ाता हूँ उस तरह F2 भी पढ़ाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपको ना अपनी ज़िंदगी में खुद आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम से भागना इज़ नेवर द सोल्यूशन। प्रॉब्लम को फेस करना और उस पर ज़्यादा मेहनत करना इज़ द सोल्यूशन। या एक और गलती यहाँ पे ये हो सकती है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा, हो सकता है आप लोग पूछने भी वाले हो, मैं पहले से आंसर कर देता हूँ। यू वॉन्ट टू डू पास्ट पेपर्स फ्रॉम डे वन. You cannot do past papers in SBR from day one. From that context, you cannot do past papers from day one almost in every exam of professional series. पहले दिन से पास्ट पेपर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी आपके पास प्रोफेशनल स्टेज के अंदर कोई सवाल आता है तो एक सवाल के अंदर मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे होंगे, ठीक है, और कंसोलिडेशन का स्कोप भी आ रहा होगा, ग्रुप्स आ रहे होंगे। तो जब तक आप ये सब चीज़ें पढ़ नहीं लेते ना, तब तक आप पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि SBR के पास्ट पेपर्स अगर पहले दिन से अटेम्प्ट ना करना स्टार्ट किए तो कोई बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। आपसे पहले हज़ारों बच्चे गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे अच्छे रिजल्ट, टॉप्स, पोजीशंस, रैंक्स सब लेकर आ चुके हैं, आप भी ले आएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सही है। तो यू कैन नॉट जम्प टू पास्ट पेपर्स अर्ली, इट्स बट टेक्निकल रीज़न है इसकी, कर नहीं सकते आपके। अब करना क्या है भाई? करना आपने ये है, पहली बात ये है कि यू मस्ट फॉलो द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस मैंने आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर दिया हुआ है, LMS के अंदर, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप लाजिम तौर के ऊपर आप वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। वादा करें वही करेंगे, सही है। अभी तो बस थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, तो ये आपको लाजिम करना है, यू मस्ट फॉलो द सीक्वेंस। फिर दूसरी बात, देखिए आपको ना अंडरलाइंग लॉजिक के पीछे ज़रूर जाना पड़ेगा, अंडरलाइंग लॉजिक के पीछे आपको ज़रूर जाना पड़ेगा। अच्छा, लॉजिक जो है ना, मैंने खुद ही एक्सप्लेन, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ मेरा तरीक़ेकार यही है कि मैं जब भी आपको पढ़ाऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा विद लॉजिक्स, कोशिश हमेशा ये रहती है। और जब मैं आपको कोई लॉजिक दे रहा हूँ ना, तो वो लॉजिक किसी लॉजिक की वजह से वो लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ, बात समझ रहे हैं आप? आपको वो लॉजिक समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड्स की लॉजिक नहीं समझेंगे तो जैसे ही सिनेरियो तब्दील होगा आप फंस जाएंगे, आप उस सिनेरियो में स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी है कि मुझे आपको पास पेपर्स कराने, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे आपको आपके एग्जाम के अंदर सक्सेसफुल बनाना है। तो यू मस्ट प्रेफर लॉजिक ओवर एनी क्वेश्चन, ठीक है। There will be regular practice required. Sir, how will you do regular practice? How will you ensure regular practice? You must attend live sessions. मेरी सबसे बड़ा गिला है लाइव सेशंस बच्चे अटेंड नहीं करते। मैं आपको एम्पेरिकल एविडेंस से ये बात साबित कर सकता हूँ, मैं आपको एम्पेरिकल एविडेंस से ये बात साबित कर सकता हूँ कि जिन बच्चों ने लाइव सेशंस अटेंड किए और जिन बच्चों ने नहीं किए, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो बच्चे लाइव सेशंस अटेंड करते हैं वो पैनिक कम करते हैं, जो बच्चे लाइव सेशंस अटेंड करते हैं उनको वो ज्ञान, मुफ्त का ज्ञान भी मिल रहा होता है, वो सब रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता भाई, उनको मैं इनसाइट्स बता रहा होता हूँ, उनको मैं स्ट्रैटेजीज बता रहा होता हूँ, उनके मैं ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता हूँ। हर एक की सिचुएशन अलग है ना, ये आपको लाइव सेशंस में मिलेगा। लाइव सेशंस के अंदर लाइव प्रैक्टिस हो रही होती है, और लाइव सेशंस को लाइव अटेंड करने का फ़ायदा है, उनकी रिकॉर्डिंग लेने का उतना फ़ायदा नहीं है। तो आपके लाइव सेशंस होंगे। अब आप पूछेंगे सर लाइव सेशंस कब होंगे? अच्छा, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये होती है कि मैं लाइव सेशंस हमेशा फ्रॉम डे वन स्टार्ट नहीं करता। लाइव सेशन आई विल स्टार्ट समवेयर अराउंड, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 वीक्स बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट करूंगा, और उसकी कोई ना कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव लेके मैं आता हूं, तो वो ऑब्जेक्टिव के साथ मैं आपको लाइव सेशंस कराऊंगा। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि लाइव सेशन ज़रूर अटेंड करें। वैसे रिकॉर्डिंग में कर लेता हूँ, अपलोड भी हो जाती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, लेकिन फिर भी लाइव का जो लाइव में मज़ा है ना भाई, वो कुछ और ही है। सर आपकी लाइव सेशंस का हमें कैसे पता लगेगा? बेटा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर पता लगेगा। सर क्या मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत है? आपको मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके सोच से पहले मैं आपको खुद ही बता दूंगा आपका लाइव सेशन कब है, किस टाइम के ऊपर है, किस दिन है, सब कुछ बताऊंगा। सर अगर आपने ना बताया तो देखो भाई, मैं इतना बेवकूफ़ आदमी तो नहीं हूं ना कि आपको ना बताऊं कि लाइव सेशन कब है और लाइव सेशन लेने की कोशिश करूं। आप आएंगे नहीं तो मैं लाइव सेशन लूंगा किसका?
तो मैं लाजिम बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा? मतलब मेरे को झगड़ा है आपसे कि नहीं बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन उसका एक राइट प्लेटफॉर्म है ना, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वहाँ पे बता दूंगा कि भाई फ्राइडे नाइट को इतने बजे से इतने बजे तक लाइव सेशन होने वाला है, ये वाला टॉपिक कोशिश करता हूँ टॉपिक भी बता दूँ। अगर सोच लिया मैंने, खुद होता है जो कि सोच लेता हूँ, तो वो टॉपिक स्टार्ट मैं आपको बता दूंगा, आप भाई ये टॉपिक कवर कर रहे होंगे, ये पास्ट पेपर कवर कर रहे होंगे, ये बात कर रहे होंगे। लाइव सेशंस को रेगुलर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो याद रखना। अच्छा, इस पेपर के लिए ना मैं आपको एक थोड़ी सी मोटिवेशनल बात ये भी बता दूं कि देखें, ये बात सारी ये है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी सिंगल टाइम। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी ना, देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं आखिरी दिनों में जो पढ़ रहा होता हूँ ना, आपकी सोच है, लिटरली मेरी सोच है। आई कैन जस्ट इमेजिन कि वॉट यू वुड बी डूइंग। अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं सर आखिरी के दिनों में ना तो मैं 10-10 घंटे पढ़ रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ शुरू के दिनों में 10-10 घंटे पढ़ो, आखिरी के दिनों में सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ना। शुरू में आपने थ्रॉटल लगाना है, आखिर में नहीं लगाना बेटा। हर पेपर की डायनामिक्स अलग होती हैं। इस पेपर के अंदर शुरू में जान ज़्यादा मारनी है, आखिर में ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि यार ओके सर कंट्रोलेबल है, सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो शुरू में थ्रॉटल लगाओ और फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली चलते रहे, रेगुलर पेज 2-3 घंटे 2-3 घंटे 2-3 घंटे पढ़ते रहे। सर वीकडे के अंदर सर मेरी जॉब होती है, मैं 2-3 घंटे तो नहीं पढ़ सकता, 2 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, बाकी जो डेल्टा आ रहा है वो तुम वीकेंड पे कवर कर लेना। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, दिस इज अ रियलिटी। आई मीन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, मैंने आपको कोई फोर्स तो नहीं किया था। अब जब बन रहे हैं तो आपको मेरे मतलब तरीके से चलना पड़ेगा। What is the suitable time to start attempting past paper ourselves and what sources are recommended? Past paper तो past paper ही होता है, source तो उसकी मतलब easy से है। दूसरी बात, I will tell you myself my dear, I will give you test questions, I will give you mocks, in live session we will be doing past papers। आपको पता है क्या टेंशन लेनी है, किसी चीज़ की नहीं। इनका सवाल ये था, ये मुझसे पूछ रही थी कि सर कोई ऐसा टाइम बताएं 9 वीक्स के अंदर कि हम खुद से पास्ट पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। आप छोड़ देना मुझ पर, आप छोड़ दे मेरे। देखिए लास्ट 2 वीक्स तो है ही प्रैक्टिस के लिए, और पास पेपर्स में मैं आपको खुद यूज टू करवाऊंगा, अपने हाथ से करवाऊंगा, ठीक है, खुद करवाऊंगा। लेकिन आज से आपको उसकी परवाह नहीं करनी, मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर ना करूँ ना तो बात बताइएगा, आप किसी पास वाले से पूछ लें कभी ना किया हो तो, यूट्यूब पे जाके देख लें कभी ना किया हो तो। हमेशा करते हैं भाई, आपके लिए भी करेंगे। लेकिन आज उसकी चीज़ें, फेयर ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट नोन टू यू, फेयर ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आज आपको उसके लिए नहीं करनी। जाहिर सी बात है, लास्ट मंथ शुड बी योर पास्ट पेपर्स वाला मंथ। ठीक हो गई बात? सही। आप लोग अपने, बाय द वे, आप सवाल पूछना स्टार्ट कर सकते हैं ना, मतलब दिस इज़ वेयर आई अलाउ यू टू आस्क क्वेश्चंस एंड आई विल वेलकम यू फॉर क्वेश्चंस, राइट। While I complete my thing, I need to mention our promise to you guys. You see, at the Innate Business School, not only me, सिर्फ मेरी बात नहीं है, चाहे सर उमर जावेद हों, चाहे वो सर दानिश हों, मैम ज़ाहिरा अनीस हों, सर साद अल्ताफ़ हों, फ़रहत तबस्सुम हों, कोई भी आप ले लेना, तो there are certain principles that we need to follow, that we abide by। क्या भाई, हमारा कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने लिए बना लिए, और हम कहते हैं भाई हम इसको प्रॉमिस करते हैं कि ये ज़रूर डिलीवर करेंगे। हम अपनी क्वालिटी को ऐसे ही जज करते हैं भाई। पहली बात, वी डोंट सीक टू रश, वी नेवर रश ऑन एनीथिंग। हमारे लेक्चर्स जब भी आपको मिलेंगे, वो जब मिलेंगे आपको डिटेल के अंदर मिलेंगे। आपको हमारे लेक्चर्स जब भी मिलेंगे वो मिलेंगे सुकून के मिलेंगे। आपको लेक्चर्स जब भी मिलेंगे वो मिलेंगे जिसके अंदर बातें मिलेंगी, आपको रियल लाइफ एक्सपोजर मिलेगा। आपको जब आप मेरी मिसालें सुन रहे होंगे तो आप देखेंगे फलाना फर्म के अंदर क्या हो रहा है, फलाना कंपनी की मिसाल देखेंगे आप सर साल तो आपका सेशन लेंगे, आपको पता लगेगा, वो आपको बताएंगे कि भाई फलाना फर्म ये कर रही है, फलाना कंपनी ये काम कर रही है, इसको रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे देखना है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो हमारी ये फिलॉसफी है कि हम रश नहीं करते, आपको तसल्ली से बताएंगे, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वी प्रोमोट गिविंग लॉजिक्स, बिकॉज अगेन अल्लाह ना करे, हो सकता है कल को आप भी टीचर बन जाए तो आपको लॉजिक्स बातों की पता होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी स्ट्राइव ऑन, ठीक है। एक सवाल बीच में आया है सर, कैप्लिन किट्स एंड स्टडी हब, सो अब हाउ अबाउट हेयर। देखें मैं आपको रोक के बाद बता रहा हूँ, बल्कि असल बात इंपॉर्टेंट आगे आई गई है कि वी ऑलवेज इनकरेज यू टू प्रैक्टिस, एंड फ्रॉम वेयर डू यू प्रैक्टिस, राइट। तो आपके लिए प्रैक्टिस एरिया होना चाहिए कैप्लिन एग्जाम किट। आपके लिए स्टडी आपने रेफ़र करना है तो आपने रेफ़र करना है कैप्लिन जो है कैप्लिन स्टडी टेक्स्ट,
स्टडी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। मैंने रिव्यू की है फॉर दिस पेपर। आई थिंक कैप्लिन स्टडी टेक्स्ट इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। तो पहली बात तो आपको स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने सब कवर करा दिया। आपकी जगह मैंने मेहनत कर ली, आप ना पढ़ें। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन स्टडी। ऑब्वियसली बात है आपकी इंडोर्स हो जाएगी ना नॉलेज, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है डू नॉट गो फॉर स्टडी टेक्स्ट। लेकिन कैप्लिन एग्जाम किट तो पूरी करनी है हमने, कंप्लीट एग्जाम किट करेंगे, ठीक है। आई विल ऑलवेज इनकरेज यू टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड एंड आई विल लेट यू नो हाउ टू प्रैक्टिस, सही है। एक फैसल ने सवाल पूछा, सर शुड वी री अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच यू सॉल्व ड्यूरिंग द क्लास? यस, ऑब्वियसली देखिए, until and unless you practice ना, you are never going to be comfortable and I will encourage you कि you start from the very beginning। मतलब शुरू से ही, जैसे ही कंसोलिडेशन स्टार्ट होना और मैं आपको पास पेपर्स कराने शुरू कर दूं कंसोलिडेशन के, तो जो सवाल मैं करता हूं आप खुद भी करें, क्योंकि जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, आपको ट्रस्ट नहीं आएगा अपनी स्किल के ऊपर। एंड until unless you really trust yourself you are not going to make it through। या सही है। तो शादाब, मैंने आपकी बात बताई कि आपको स्टडी टेक्स्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और लेक्चर है, मतलब फर्स्ट लेक्चर हाउ इनफ फॉर, यस इट इज़ कम्प्लीट। आपने पूछा कोई रिकैप वाला जो लेक्चर है क्या वो काफ़ी है? वो बिल्कुल काफ़ी है, एब्सोल्युटली काफ़ी है। आपको इसके अलावा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर शुड आई मेक माई ओन नोट्स बाय आवर ओन अंडरस्टैंडिंग और जस्ट रीड फ्रॉम योर नोट्स? शादाब, इसका एक स्ट्रैटेजी आप ये कर सकते हो कि देखें, आप मेरा लेक्चर लेते हो, आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं जिसको आप प्रिंट करवा के रखोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप मेरे नोट्स प्रिंट करवा के रखो और उसके ऊपर ना ओवर राइटिंग किया करो खुद से। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर वो जो आपने आपके लिखे हुए नोट्स हैं ना वही दे दें। मैं दे तो दूंगा, लेकिन इट विल नॉट हेल्प यू, इट विल सेव यू टाइम डेफिनेटली। लेकिन देखो, जब तक तुम कोई चीज़ खुद नहीं लिखोगे ना, तुम्हारा उस पर एहसास नहीं आएगा। And if you don't believe in it because you have not written it yourself, you will never be able to write it in your paper as well। तो इतना टाइम तो देखो यार तुम्हें देना पड़ेगा। तो आप, आइडियल स्ट्रैटेजी होती है कि मेरे सारे नोट्स, मेरे वर्कशीट्स, क्लीन वर्कशीट्स आपके पास होती हैं। आप जैसे जैसे मैं करता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे आप कॉपी करते चले जाएँ, उसी के ऊपर ओवरराइट करते चले जाएँ, काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि टूवर्ड्स, जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए करे ना, हर चैप्टर के बाद आपने जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ा है ना, उस चैप्टर का एक समरी अपनी आवाज़ में वॉइस नोट भेज दें अपने आप को। मुझे नहीं भेजिएगा, ना 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 ना, ये कभी भी ना करना। नो नो नो, 6-6, 7-7, 8-8 मिनट के वॉइस नोट्स आ रहे हो भाई, नहीं नहीं भाई मुझे नहीं करना भाई, मैं बहुत परेशान हूँ वैसे ही, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन अपने आप को भेज दो। उससे होगा क्या कि शादाब, जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना तो अपना वॉइस नोट सुनोगे। जब तुम अपना वॉइस नोट सुनोगे ना तो तुम क्विकली रिवाइज कर रहे होगे, तो इट विल सेव यू टाइम। तो मेक नोट्स फ्रॉम योर ओन हैंड एंड सेंड योर सेल्फ वॉइस नोट्स एज मच एज यू कैन, सेव देम समवेयर, इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू, ठीक है। वरुण ने सवाल पूछा, सर ईपीएस का फोकस, इन्वेंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी ना करें, इसे छोड़ दें, आप छोड़ दें, कुछ नहीं करना है इसके लिए, ठीक है भाई। हमारा एजेंडा क्या है पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर? हमारा एक स्टैंडर्ड एजेंडा है। वो स्टैंडर्ड ये है कि वी विल पुश यू लाइक एनीथिंग, बट यू हैव टू मेक श्योर कि मैं आपको पुश कर पा रहे हो ना, मतलब आप उन्हें खुद भी इनेबल होना है उसके लिए कि हम आपको पुश कर सकें, ठीक है। अच्छा, एक सवाल एक और पूछा, सर प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं कोई IFRS पढ़ के दूसरा पढ़ने जा रहा होता हूँ तो ऐसा थॉट आता है कि लाइक मैं प्रीवियस चीज़ें भूल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है एंड शादाब, दिस इज़ वेरी नॉर्मल ना, ये हर एक के साथ होता है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आप यकीन करें आपको सब याद रहेगा, और इसका आसान तरीका ये है कि अपने आपको वॉइस नोट भेजना है। तो अगर आपको आपके वहम में आ रहा हो ना कि यार मैं भूल रहा हूँ, तो कुछ भी ना करें, अपना वॉइस नोट दोबारा सुन लें। हर रोज़ रात को सोने से पहले, सुबह शाम दोपहर, एक गोली अपने वॉइस नोट की सुन लें। बेस्ट स्ट्रैटेजी, यू विल नेवर फॉरगेट, रट जाएगा आपको, है ना। तो परेशान नहीं हो ना, परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। परेशान होने से कोई सवाब मिलेगा आपको क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ते हैं तो उनको लग रहा होता है कि पीछे वाला भूल गए, तो वो फिर पुराने वाले लेक्चर्स खोल, इस तरह तो एक सर्कुलर रेफरेंस लगा रहेगा। तुम कभी भी जिंदगी में कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और पेपर इसी जन्म के अंदर देना है हमने, है ना। आप लोग के जन्म होते हैं, मेरे यहाँ तो नहीं होते जन्म, लेकिन इसी ज़िंदगी के अंदर आपने पेपर देना है। तो फिर आपके लिए, आप यू हैव टू बी स्मार्ट एंड
टेक रिस्क यार, आगे बढ़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम भूलो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब याद रहेगा। आपका भाई गारंटी कर रहा है ना, आप छोड़ दें उसको, ठीक है। सर मुझे प्रीवियस चीज़ों को रिवीजन करने में कितना टाइम देना चाहिए? नहीं देना चाहिए भाई। पता नहीं कौन है आपके दिमाग में ये डाल रहा है कि भाई आप हर रोज़ बैठ के सारी चीज़ें रिवाइज करते रहे। नहीं भाई, अबे तो रिवीजन में क्या करेंगे, रिवीजन फेज में रिवीजन करेंगे ना, सब हो जाएगा यार। छोड़ो ना, आगे बढ़ो भाई। इतना लंबा कोर्स है, अगर रिवाइज ही करते रहे तो पुराना सारा याद रह जाएगा, आगे का होगा ही नहीं कभी याद, ठीक है। अच्छा सर, एक और कुछ सवाल आ रहे हैं, सवाल में लेते जा रहा हूँ, सवाल पूछते चले जाएं। सर हाउ मच प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम किट इज नेसेसरी? पूरी करेंगे, कंप्लीट एग्जाम किट करेंगे। सर हाउ मेनी आवर्स इज द टोटल एलएमएस मटेरियल फॉर द, पता नहीं आपने क्या पूछा है, रफली अराउंड 120 आवर्स और सो होगा, अराउंड 120 आवर्स का कोर्स होगा। सर जो क्वेश्चंस आप लेक्चर्स में करवाते हैं वो कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए? वो देखो, जो कंसोलिडेशन है ना वो स्प्रेडशीट के ऊपर करना, और बाकी जैसे मैं आईएएस और आईएफआरएस कराते हुए कोई अपनी एग्जांपल्स करवा रहा होता हूँ, या कोई ऐसा कोई पास्ट पेपर का कोई पोर्शन करवा रहा होता हूँ, उसको बस पेपर पे कर लेना है, सही है ना। जो पूरे पास्ट पेपर्स में कराता हूँ उसके अंदर, जब मैं कराते किसी भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो आप भी वहीं पे प्रैक्टिस कर लें या वर्ड पे कर लें, लेकिन कंप्यूटर ओरिएंटेशन चाहिए होगी आपको। और पूछें भाई सवाल। अच्छा देखिए, सवाल पूछें, आज पूछ लें, आगे पता नहीं आपको मौका मिले ना मिले, आप पूछ लें। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, आप पूछते रहिएगा तब तक। देखिए हम आपके लिए ना हमेशा अवेलेबल हैं, और देखिए ये मेरी स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर है, ये स्टूडेंट सपोर्ट के नंबर पे आप जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, जनरल क्वेरी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एसबीआर स्पेसिफिक कोई क्वेरी है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। +923452745092 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आप जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 24 घंटे आप जब चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई मैं तभी करूँगा जब मैं अवेलेबल हूँ, ऐसा तो होगा भाई। अब जाहिर सी बात है 24 घंटे तो आपका रिप्लाई कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अवेलेबिलिटी ज़रूर है, ठीक है। पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी बातों के रिप्लाई मैं खुद किया करूँ, ठीक है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आप क्योंकि सारी बातों के रिप्लाई, आप देखें ना, आप कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेने जा रहे हैं, आप किसी एक्सपर्ट से कोई बात पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लेवरेज देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना, जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन मार्क्स भेजते हैं या फुल स्टॉप भेजते हैं। भाई याद रखिएगा, अगर आपने मुझे क्वेश्चन मार्क भेज दिए ना एक बार ज़िंदगी में, तो आपसे कुट्टी है। मैं घंटा आपका रिप्लाई नहीं करूँगा अगर आपने मुझे ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के भेजे ना, घंटा में रिप्लाई नहीं करूँगा आपको। मैं आपकी बेगम थोड़ी हूँ जो आपके क्वेश्चन मार्क्स देखूंगा। नेवर डू दिस, नॉट प्रोफेशनल, बदतमीजी लगती है यार। मतलब अगर आपको रिमाइंड करवाने के, सर आपने रिप्लाई नहीं किया यार, ये क्या बात हो गई, आप डॉट बना के भेज दें अपने मैसेज के ऊपर। आप लिख दें सर रिमाइंडर, सर काइंडली रिप्लाई। दिस इज़ द प्रोफेशनल वे दैट यू गो अबाउट इट। मेरे कुछ बच्चे डॉलर का साइन बना के भेज देते हैं, आप पाउंड स्टर्लिंग या कोई और करेंसी भेज सकते हैं। ऐसे हो सकता है आप बोले ना सर पैसा देख के चले जाएंगे, रिप्लाई कर देंगे आप, ये एक मजाक की हद तक सही है, लेकिन सेंडिंग क्वेश्चन मार्क्स, पीपल सेंड मी। अब मेरे पास देखो ना, आप कितने सारे, अभी आप मिसाल के तौर पे, अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में कॉल आ रही है और वॉइस नोट्स भी आए हुए, क्या मैं बच्चे का उस वक्त रिप्लाई कर सकता हूँ? आई कैन नॉट डू इट ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना। आपको पढ़ाऊँ कि उसको देखूँ? नहीं, तो नहीं कर पाते सर। फिर अच्छा चले सर, आप सुबह में तो फारिग होते होंगे? नहीं भाई, देखिए हर एक की ज़िंदगी में अपने अपने काम होते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लाई यू, बट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ योर सेल्फ। तो भाई कभी गाड़ी चला रहे होंगे, कभी सो रहे होंगे, कभी पढ़ा रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, कभी बिजी होंगे यार, कम ऑन, रियल लाइफ। तो कोशिश हमने क्या करनी है? कोशिश हमने ये करनी है कि भाई हम सवाल पूछें, अच्छे से अच्छा सवाल पूछें, फजूल सवालों से गुरेज करें, एंड देन वी मेक श्योर कि वी आस्क इन अ रियल मैनर, सो दैट इट्स ईजियर फॉर मी टू आंसर। और हमेशा याद रखना बेटा कि फॉर एवरी राइट क्वेश्चन देयर इज़ अ राइट आंसर। देयर कैन नेवर बी अ राइट आंसर फॉर अ रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चंस हैव रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो सवाल जब चाहे करें, आप जब चाहे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, बट मेक श्योर दैट यू स्टे सीरियस अबाउट इट, राइट। अच्छा, आप कुछ सवाल। सर 11 अप्रैल विच टॉपिक नीड्स टू कवर? 11 अप्रैल की क्या लॉजिक है? रिजल्ट आ रहा है इसलिए। देखिए, आप देखिए, दिस इज द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट आई कैन सर्टेनली नॉट
नॉट आंसर। अभी कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर, 11 अप्रैल तक कौन सा चैप्टर्स कवर करने, इतना स्पेसिफिक हो गए ना आप। देखिए मैंने आपको एक प्लानर दिया जो कि हर एक को ना थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि आप 11 अप्रैल तक आप लेट्स से कितना पढ़ रहे होंगे डेली, मुझे नहीं पता आपका रूटीन क्या है, और टू बी ऑनेस्ट मैं जानना भी नहीं चाहता। तो आपको तो देखिए खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अब 100 लोग बैठे हुए तो 100 लोगों के लिए प्लान बना के दे दूँ, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई एम नॉट वन ऑफ दोज टीचर्स जो कि ना आपको गलत गाइड करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन कि यार देखो मुझे सर ने बोला 3 हफ्ते के अंदर ये काम करना है, गालिबन 11 अप्रैल तक 2 हफ्ते होंगे, तो 2 हफ्ते तक का मतलब 2/3 है, तो इसका मतलब प्रिपरेशन का भी 2/3 हो जाना चाहिए। दैट मेक्स मोर सेंस राइट। तो आई कैन नॉट बी वेरी स्पेसिफिक विद एवरीबॉडी राइट। तो वरना अदरवाइज आप मुझे पकड़ लेंगे, सर आपने कहा था यार ये ऐसे हो जाएगा। आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। तो शादाब भाई नहीं सेंड करते क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। तो बाकी आप जब चाहे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन यू नो IBS इज़ हेयर टू सर्व यू, IBS इज़ हेयर टू गाइड यू, IBS इज़ हेयर टू यू नो प्रोफेशनली अपस्किल यू, बट अगेन एट द सेम टाइम आपने भी अपने आप को स्किलफुल और हम्बल और प्रोफेशनल बनाना है राइट। और कोई क्वेश्चन? देखिए सवाल पूछें, आपका पेपर है, आपको पेपर निकालना है, सवाल पूछें आप। वरुण मेरे ख्याल से जितना तुमने अभी कवर कर लिया है ना, तुम्हारी बेसिस के ऊपर तुम्हारा पेपर हो जाएगा, तो डोंट स्किप दिस पेपर। अच्छा अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो काइंडली मुझे ओके लिख दें, सो दैट आई नो कि अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मतलब विल कॉल इट अ डे। ऑल राइट, वेरी गुड। अच्छा एक अनाउंसमेंट ये विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, राइट आफ्टर दिस सेशन, यानी बिल्कुल इस सेशन के फ़ौरन बाद, जिस तरह मैंने आपकी ओरिएंटेशन कंडक्ट की है, सर मोहम्मद साद अल्ताफ़ वो इज़ टेक्निकली मोर सीनियर देन मी। मैं तो अभी छोटा हूँ, मतलब आपको पता है 18-19 साल की एज है, लेकिन सर साद अल्ताफ़ इज़ अ वेरी सीनियर टीचर एंड वेरी एक्सपर्ट ट्यूटर ऑफ द पेपर SBL। उनकी ओरिएंटेशन सेशन है फ़ौरन बाद, यानी आप इस सेशन से निकलेंगे उस सेशन में जाएंगे। तो आई वॉन्ट एवरीबडी, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको यहाँ पे उसका लिंक दे दिया है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी अभी वो भेजने लगे हैं। आप सब लोगों ने मेक श्योर करना है कि वो आप SBL की ओरिएंटेशन लें। अच्छा क्यों लें भाई, क्यों लें? पहली बात तो इसलिए लें कि हो सकता है आपको इस अटेम्प्ट के अंदर, अगर आप पहले से SBR पढ़ते हुए आ रहे पुराने वाले अर्ली एनरोलमेंट वाले स्टूडेंट हो, तो SBL साथ ले लो, वो वही बताएंगे साथ लेना है या नहीं लेना। दूसरी बात, मैंने अभी आपको इतनी तमहीद बांधी है और इतना डिटेल में समझाया कि देखो अगर तुम प्लान नहीं करोगे ना फ्यूचर का, तो इवन तुम्हें SBR में भी सपोर्ट नहीं मिल रही होगी। SBR SBL कैसे कनेक्टेड है, SBL तुम्हें कब लेना है, क्या करना है, यार फ्री ओरिएंटेशन है भाई, मुफ्त है। तो भाई घंटे भर की ओरिएंटेशन है, आप वो ज़रूर अटेंड करें, 100% अटेंड करें। और क्या पता क्योंकि सर साद अल्ताफ़ माशाल्लाह एक्सपर्ट भी हैं, सस्टेनेबिलिटी का एरिया भी है, लास्ट टाइम भी वो SBR उन्होंने मेरे साथ एक क्लास ली थी, तो क्या पता आप कुछ एडिशनल सीख लें जो कि आपको SBR में भी हेल्प कर रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है, आपको लिंक दे दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी भेजें, और लाजिम तौर के ऊपर राइट आफ्टर दिस सेशन यू शुड बी अटेंडिंग दैट सेशन। एंड आपको कोई काउंसलिंग चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो फील फ्री टू आस्क अस। इंशाअल्लाह ताला हम सेशंस के अंदर मिलेंगे, लाइव सेशंस के अंदर भी मिलेंगे। आई होप दैट यू परफॉर्म वेरी वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।